दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आज के इस करंट अफेयर्स के क्लास में। दोस्तों आज के सेशन की शुरुआत करें, लेकिन इस बात को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा कि ठंड बढ़ गई है। अभी आपको अच्छे से सतर्क होकर रहना है, क्योंकि तबीयत खराब हुई तो आपका कुछ दिन बेकार चले जाएगा। इस बात का ध्यान रखिए। अब सेशन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज के इस क्लास में आप देखेंगे 25 दिसंबर 2025 से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों को, जिसमें बिहार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का संपूर्ण संकलन होता है। और आपको हम ये बतला दें, अगर आप पहली बार यहां पर हमसे जुड़े हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि तमाम जानकारी हम यहां पर विस्तृत रूप में आपको देते हैं। यानी कि जो संबंधित या फिर रिलेटेड पॉइंट्स जो हैं, जो पूछे जा सकते हैं, वो चीजें यहां पर हम डिस्कस करते हैं। क्योंकि अभी बदलता हुआ स्वरूप जो है एग्जाम का, वहां पर रिलेटेड पॉइंट से प्रश्न देखने को मिलता है। अब चले आइए, पिछले क्लास में एक प्रश्न हमने आपसे पूछा था, पहले इसे देख लेते हैं, फिर सेशन की शुरुआत करेंगे। देखिए प्रश्न था कि ब्राजील ने दिसंबर 2025 में ब्रिक्स 2026, जिसके तहत 18वां शिखर सम्मेलन आयोजित होगा, इसकी अध्यक्षता किस देश को सौंपी है। तो ब्रिक्स की अभी हाल ही में अध्यक्षता जो सौंपी गई है, आपको ध्यान रखना है, ब्राजील के द्वारा भारत को। तो भारत की अध्यक्षता में 18वां शिखर सम्मेलन ब्रिक्स का आयोजित होना है। अब ये तमाम बातें आपको ध्यान रखना है। 16वां कहां हुआ था? कजान रशिया में हुआ था। 17वां कहां पर हुआ है? तो ब्राजील में हुआ है। 18वां भारत में होगा। ये तमाम बातों को ध्यान रखिए। ब्रिक्स को लेकर दो तीन अपडेट यह है कि सबसे नवीनतम जो सदस्य है ब्रिक्स का, वो इंडोनेशिया है, 10वां सदस्य। भागीदार देश भी 10 है और सबसे नवीनतम है वियतनाम। ये तमाम बातें हमने अच्छी तरीके से आपको पढ़ाया है और ये बातें हर हाल में आपको ध्यान होनी चाहिए, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न अराइज होंगे। अब सेशन की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। दोस्तों प्रश्न है कि दिसंबर 2025 में बिहार के सरकारी स्कूलों में आयोजित अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी निम्न में से किस थीम यानी किस विषय पर आधारित थे। अब यहां पर इसके थीम यानी कि विषय की अगर हम बात करते हैं तो हर एक बच्चा श्रेष्ठ बच्चा, इसी थीम पर यह आधारित थे। बिहार के स्कूलों से संबंधित कुछ भी नई पहल किया जाता है तो ऐसे पहले भी दो तीन बार देखने को मिला है कि प्रश्न डायरेक्टली एग्जाम में आए हैं। एक दो उदाहरण हम आपको अभी देंगे, फिलहाल प्रश्न में फोकस करते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। तो अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी कार्यक्रम के तहत आपको देखना है कि दिसंबर 2025 के तहत ये आयोजित हुआ, जिसका जो थीम था ये हर एक बच्चा श्रेष्ठ बच्चा। और एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो 24 दिसंबर को अभी हाल ही में आयोजित हुआ है। अब इसके उद्देश्य को विशेष रूप से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए प्रत्येक बच्चा की सीखने की गति, रुचि और आवश्यकता को समझते हुए अभिभावकों को यह संदेश देना है कि हर बच्चा विशेष है और उसमें श्रेष्ठ बनने की क्षमता है, यानी कि उसे इनकरेज करना है। दूसरा पॉइंट जो विशेषताओं में आप ध्यान यहां पर रखेंगे इसके उद्देश्य में एक्चुअली में, तो बच्चों को शैक्षणिक प्रगति पर अभिभावकों से सार्थक संवाद करना। अगला यहां पर आप ध्यान रखेंगे बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और एनीमिया रोकथाम पर विद्यालय परिवार की संयुक्त चर्चा। और अगला यहां पर है विद्यालय और परिवार के बीच निरंतर संवाद से घर में सीखने का अनुकूल वातावरण बनाना। ये इसके कुल जो उद्देश्य को लेकर यहां पर हमने चर्चा किया है, इसमें निहित है। हालांकि ग्राउंड लेवल पर ये कितनी संचालित हो रही है वो एक अलग विषय है, लेकिन सरकार की तरफ से जो इसका उद्देश्य दिया गया है, ये तमाम बातें आपको ध्यान में रखना है। और यही सारी चीजें एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इसके उद्देश्यों में। ऐसे ही एक जानकारी आपको हम यहां पर ये दे दें, मिशन दक्ष, ये बीपीएससी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। अब आपको ध्यान रखना है इसकी शुरुआत कब हुई थी। यहां पर हालांकि अच्छा यहां पर हमने मेंशन नहीं किया, दिसंबर 2023 में इसकी शुरुआत हुई थी और आपसे एग्जाम में पूछा गया था, बीपीएससी तैयारी वाले एग्जाम में। अब यहां पर देखिए मिशन दक्ष का उद्देश्य क्या है। सबसे पहले तो यह ध्यान रखें, मिशन दक्ष बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि कक्षा 3 से 8 तक के उन छात्रों की मदद करना जो पढ़ने लिखने और गणित में विशेष रूप से कमजोर है। तो ऐसे में शिक्षकों द्वारा उन्हें 45 मिनट का स्पेशल क्लास दिया जाता था। यहां पर आपको ध्यान रखना, शिक्षक 5 छात्रों के छोटे छोटे समूह को पढ़ाता, मतलब विशेष रूप से जो छात्र कमजोर हैं यहां पर पढ़ने लिखने और विशेष रूप से गणित में, तो वैसे छात्रों के लिए मतलब एक स्पेशल क्लासेस की व्यवस्था इसके माध्यम से की गई थी। और यही तो आपसे एग्जाम में पूछा गया था, बीपीएससी तैयारी वाले एग्जाम में। ये तमाम बातों को ध्यान रखेगा, यही सारे पॉइंट से एग्जाम में प्रश्न अराइज होते हैं और वो सारे प्रश्न आपको 1 अंक दिलाता है। अगर आप पढ़े रहेंगे तभी तो वो सॉल्व होगा, तभी तो आप 1 अंक अर्जित कर पाएंगे, तभी तो आपका सिलेक्शन का निर्धारण होगा।
तभी तो गर्व से आपका सीना चौड़ा होगा और समाज में भी आपकी एक अलग पहचान बनेगी। और ये सारी चीजें तभी पॉसिबल है जब आप मेहनत करेंगे। दोस्तों अभी आज की अगर हम बात करें तो क्रिसमस डे है आज, जिसे हम लोग हिंदी में बड़ा दिन कहते हैं। और इस अवसर पर आपको यह ध्यान रखना है कि बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर बीपीएससी एडीओ या फिर बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो करंट अफेयर्स का विजेता बैच चलता है, 72वीं बीपीएससी या फिर बीपीएससी मेंस को लेकर करंट अफेयर्स की क्लासेस चलती है, ये तमाम कोर्स पर अगर आप इस कूपन कोड को अप्लाई करते हैं BM50, तो सभी कोर्स पर आपको 50% का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा आज और कल, यानी कि 26 दिसंबर आपको मध्य रात्रि तक ये ऑफर उपलब्ध है। तो जो लोग इच्छुक हैं जरूर ले लीजिएगा। और यही है करंट अफेयर्स का विजेता बैच। ये एक ऐसा बैच है जिसके माध्यम से कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। अगर आप अभी लेंगे तो अभी रिसेंटली जितने एग्जाम आयोजित होंगे वहां पर तो आपकी हेल्प होगी ही होगी, और अगले 1 साल तक आपको मिलता रहेगा। पिछला 2 साल का छूटा हुआ मटेरियल आपको निःशुल्क मिल जाएगा। अब यहां पर आइए दूसरे प्रश्न पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपसे कहा जा रहा है कथन पर विचार करना है। तो कथन 1 क्या है? तो पूर्व मध्य रेल के डीडीयू मंडल के अंतर्गत गया जंक्शन पर रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ के जवानों ने ऑपरेशन विलेप के तहत दून एक्सप्रेस से 48 जीवित कछुओं को बरामद किया है। अभी ये खबरों में है और यहां पर जो ऑपरेशन की चर्चा हुई विशेष रूप से इसकी भी जानकारी देना था, और कुछ और अतिरिक्त बिंदुओं की हम चर्चा करेंगे। और ये 48 जीवित कछुए जो यहां पर मिले हैं, लाखों में इसकी वैल्यू बताई गई है। तो फिलहाल यहां पर ये तो कथन हमारे दृष्टिकोण से सही है। और दूसरा यहां पर यह है कि कछुआ जो है ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत संरक्षित जीव है और इसका अवैध परिवहन दंडनीय अपराध है। तो दोनों के दोनों कथन यहां पर सत्य है। तो विकल्पों में देखिए, मतलब यहां पर प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है कि उपरोक्त कथनों के आधार पर सही विकल्प चुने। तो दोनों सही है। देखिए यहां पर कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, तो यही इसका राइट आंसर होगा। अच्छा, एक नजर यहां पर डालिएगा, पूर्व मध्य रेलवे जो भारतीय रेलवे के एक जोन है और इसके अंतर्गत डीडीयू मंडल यानी कि दीन दयाल उपाध्याय, डीडीयू का यही अर्थ होता है, जिसे कि पहले मुगलसराय के नाम से जाना जाता था। अब यहां पर देखिएगा इसकी चर्चा हमने किया भी है। जो पूर्व मध्य रेलवे यानी कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे की हम बात कर रहे हैं, यह भारत के 19 रेलवे जोनों में से एक है। और यहां पर पूर्व मध्य रेलवे जिसका मुख्यालय हाजीपुर में है, इसकी स्थापना 8 सितंबर 1996 को हुई थी। मुख्यालय हाजीपुर बिहार में है और इसके अंतर्गत 5 रेल मंडल शामिल है, जिसमें सोनपुर, समस्तीपुर, दानापुर, मुगलसराय और धनबाद। अब दोस्तों एक चीज यहां पर आपको समझना है, ध्यान रखना है, इस बात की चर्चा पहले भी हमने किया था कि पूर्व मध्य रेलवे का जो एक छोटा सा पॉइंट था, कई लोगों को लगा होगा कि सर इतना छोटा पॉइंट नहीं पूछा जाएगा। हमने ये चर्चा बार बार किया था कि पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो हाजीपुर में है। यह बहुत बार विभिन्न एग्जाम में बिहार में पूछे गए हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा अगर चेंज किया जाए तो कई लोग आंसर गलत कर देंगे। थोड़ा सा चेंजेज यह होगा कि यह पूछा जाएगा कि पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है बिहार के किस जिले में है। तो वैसी स्थिति में हाजीपुर कदापि आंसर नहीं होगा, क्योंकि हाजीपुर तो बिहार में कोई जिला है ही नहीं, वैशाली जिला है। और वास्तव में यह प्रश्न अभी रिसेंटली बिहार के किसी एग्जाम में पूछा गया है, शायद टीआरई वाले ही एग्जाम में। आप एक बार देखने का प्रयास कीजिएगा, आपको मालूम है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन ये प्रश्न ऑलरेडी पूछा हुआ है, ठीक है, अभी रिसेंटली पूछा गया है। हमने इसको लेकर जानकारी भी आपको दिया था। ये तमाम छोटे छोटे पॉइंट को अगर आप याद रखेंगे तो हजारों की संख्या में आपका रैंक ऊपर जाएगा। अब आइए इसके अगले पॉइंट पर, अभी हम चर्चा करेंगे इसके बारे में, रेलवे स्टेशन का बदला हुआ नाम जो अभी हाल ही के समय में बदले गए हैं। ये कुछ ऐसे नाम है जहां से एग्जाम में प्रश्न के रूप में ये आपको देखने को मिल सकता है। एक नजर इसको देखिए, आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिलहाल हम इसे स्किप करते हैं, आते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए दोस्तों, ये अगला प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है। कतर में आयोजित फीफा अरब कप 2025 के फाइनल में किस देश ने जॉर्डन को पराजित कर खिताब अपने नाम किया है? तो किस देश ने जॉर्डन को हराया है? ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर यहां पर होगा मोरक्को ने इस खिताब को जॉर्डन को हराकर अपने नाम किया। अब यहां से जो भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, एक ही जगह वो तमाम चीजों का वर्णन हमने कर दिया है।
आइए एक नज़र इसको देखिए। फीफा अरब कप, जिसे कि अरब कप भी कहा जाता है, ये फीफा जो फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था है, इसके द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता है जो प्रत्येक 4 साल में ये आयोजित होती है। और अभी हाल ही में 11वां फीफा अरब कप, यानी कि ये इसका 11वां संस्करण आयोजित हुआ है, कतर में आयोजित हुआ 1 से 18 दिसंबर 2025 तक, जहां पर दोस्तों मोरक्को ने जॉर्डन को पराजित करके दूसरी बार इस खिताब को अपने नाम किया है। मोरक्को दूसरी बार इस खिताब को जीता है। तो ये तो रही बात इस प्रश्न से संबंधित, लेकिन अभी हाल ही में एक और रिपोर्ट आई है। अब उस रिपोर्ट को लेकर हम चर्चा करते हैं। 23 दिसंबर 2025 की एक रिपोर्ट है। मैं चाहता तो इसको लेकर अलग से एक प्रश्न बना देता, लेकिन यहां पर फीफा रैंकिंग की बात हुई है, तो ऐसे में मैं सोचा कि इसी में इसको मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो देखिएगा, फुटबॉल टीम को लेकर, एक्चुअली मेंस फुटबॉल टीम को लेकर जो फीफा रैंकिंग है, अभी हम इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले जैसे कतर, मोरक्को और जॉर्डन की बात हुई है, तो आप यहां पर देखेंगे मोरक्को जो है ये फीफा रैंकिंग में 11वें स्थान पर है, कतर है 54वां स्थान पर, जबकि जॉर्डन है 64वें स्थान पर। भारत की दोस्तों स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, भारत अपना 142वें स्थान पर है। भारत के पड़ोसी देशों में बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और पाकिस्तान की रैंकिंग यहां पर आपको देखने को मिलेगी। पाकिस्तान की जो स्थिति है सबसे खराब है भारत के पड़ोसी देशों में। अब यहां पर एक बात और आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो शीर्ष 3 स्थान पर देश हैं वो है स्पेन, अर्जेंटीना और फ्रांस। अच्छा, अगला नहीं बल्कि पिछला जो 22वां फीफा विश्व कप था जो कतर में ही आयोजित हुआ था, अर्जेंटीना ने इस खिताब को तीसरी बार लियोनेल मेसी की कप्तानी में फ्रांस को हराकर जीता था। और वो तमाम चीजें यहां पर लिखी गई है कि जो मुकाबला था, जो फीफा विश्व कप 2022 कतर में आयोजित किया गया, अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच खेला गया। 36 साल बाद अर्जेंटीना चैंपियन बना था लियोनेल मेसी की कप्तानी में, और ये तीसरी बार खिताब जीता 1978 और 86 के बाद। तो ये तमाम बातों को दोस्तों यहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और एक जानकारी आपको ये भी बता दूं कि सऊदी अरब 2034 में फीफा विश्व कप की मेजबानी करेगा। कुछ समय पहले एक बिल्डिंग बहुत ज्यादा खबरों में थी, जहां पर आसमान में आप बोल सकते हैं कि हवा में, छत पर एक ऐसी स्ट्रक्चर ऐसी तैयार किया जा रहा है, वहां पर फीफा विश्व कप होना है। और एक खबरों में रहा था, वो हमने आपको पढ़ाया भी था। लेकिन दोस्तों यहां पर फीफा विश्व कप की बात हो रही है, तो फीफा विश्व कप के दौरान अभी हमने चर्चा किया कि लियोनेल मेसी की कप्तानी में तीसरी बार अर्जेंटीना चैंपियन बना। तो लियोनेल मेसी के सम्मान में, जो कि अभी हाल ही में ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल इंडिया टूर के तहत भारत के दौरे पर थे, इनके सम्मान में कोलकाता, पश्चिम बंगाल में इनकी एक प्रतिमा स्थापित की गई, जिसका अनावरण खुद लियोनेल मेसी द्वारा किया गया। इस बात को ध्यान आपको रखना है। अच्छा, 22वें फीफा विश्व कप को लेकर यह जानकारी वही है जो अभी हम आपको दे रहे थे। लेकिन दोस्तों इन सब के अतिरिक्त फीफा से संबंधित वैसे प्रश्न जो आपको एग्जाम में पूछे जा चुके हैं अब तक, उसकी जानकारी यहां पर है जो हाल ही में पूछे गए हैं। और एक बात को हम पुनः यह दोहराना चाहेंगे कि 2026 फीफा वर्ल्ड कप, जो अगला वर्ल्ड कप होगा, 23वां संस्करण होगा, यह अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में संयुक्त रूप से आयोजित होगा। ये एसएससी सीजल एग्जाम 2023 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंट है, तमाम चीजों को आप यहां पर देख रहे हैं। और ये हूबहू पीडीएफ आप लोग चाहें तो करंट अफेयर्स के विजेता बैच से ले सकते हैं। आप ये ध्यान रखें, प्रत्येक दिन यहां पर आपको अपडेट मिलती है और इसके माध्यम से आपकी तैयारी बेहतर होगी। अभी तो ऑफर भी चल रही है, तो आप लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है कि क्षेत्रीय एआई इंपैक्ट कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन है, यह किस राज्य में किया गया है? देखिएगा, राइट आंसर यहां पर जो है ये हो जाएगा विकल्प नंबर डी हो जाएगा। उड़ीसा में अभी हाल ही में किया गया है, विकल्प नंबर डी। अब यहां पर कुछ जानकारी हम ऐसी आपको देंगे, अभी यहां से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहले यह ध्यान आपको रखना है कि क्षेत्रीय एआई इंपैक्ट कॉन्फ्रेंस 19 और 20 दिसंबर को उड़ीसा में आयोजित हुआ। इसका थीम क्या है, यह इंपॉर्टेंट है। इसका थीम है प्लेनेट पीपल प्रोग्रेस। अब उद्देश्य की बात करें सम्मेलन की, तो स्वास्थ्य, शिक्षा, आपदा प्रबंधन और साथ ही साथ सामाजिक क्षेत्रों में एआई के उपयोग की योजना पर चर्चा करना इसका मूल उद्देश्य था। साथ ही साथ दोस्तों इस सम्मेलन में उड़िया भाषा को एआई के माध्यम से बढ़ावा देने हेतु भाषा धाम की भी यहां पर शुरुआत हुई है। अब एक चीज समझिएगा, एआई इंपैक्ट कॉन्फ्रेंस ये क्षेत्रीय स्तर पर आयोजित हुआ, लेकिन यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 जो आयोजित होगा 2026 में 15 से 20 फरवरी को नई दिल्ली में होगा। अतः ये जो अभी हाल ही में आयोजित हुआ है,
इस समिट की तैयारी का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के रूप में इसे देखा जा रहा है। इसकी तैयारी को एक प्रकार से यहां पर आप देख सकते हैं। दोस्तों अभी हम यहीं पर नहीं रुकेंगे, कुछ जानकारी और हम आपको देने वाले हैं। यहां पर 2 पॉइंट है। सबसे पहले इस वाले पॉइंट को देखिए कि 10 से 11 फरवरी 2025 को पेरिस फ्रांस में आयोजित कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर एआई एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया। कि ये भी प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा हुआ है, ये वाले की हम बात कर रहे हैं, पहले की, अभी हाल ही में पूछा गया था। अब अगला यहां पर है, ये बीपीएससी वाले एग्जाम में शायद 70वीं बीपीएससी में पूछा गया था। अगला है कि 3 से 4 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में, भारत नई दिल्ली में ग्लोबल इंडिया एआई समिट का आयोजन किया गया था। तो ये तमाम बातों को ध्यान रखें, ये वाला एग्जाम में पूछा हुआ है और प्रश्न यहीं से बनते हैं। मैंने आपको कई बार बोला है कि जो भी एग्जाम आयोजित होते हैं, अगर आपको प्रूफ चाहिए कि कितना करंट अफेयर्स यहां से आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उसका एक सिंपल सॉल्यूशन ये है दोस्तों कि किसी भी प्रश्न को लेकर पहले आप गूगल पे सर्च कीजिए, आप देखिए कि वो प्रश्न कब खबरों में रहा है। सपोज कीजिए कि जैसे अभी मिशन दक्ष को लेकर हमने आपको जानकारी दिया, मिशन दक्ष 2023 में दिसंबर में शुरू किया गया था। तो दिसंबर 2023 का मंथली पीडीएफ जो हमारा है, आप उसमें जाके देख लीजिए, वो प्रश्न कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। तो लगभग प्रश्न 2-4 प्रश्न इधर उधर हो वो अलग बात है, लेकिन सारे के सारे प्रश्न यहां से आपको देखने को मिलता है। कई बार तो हमने आपको प्रूफ भी दिया है। अब यहां पर अगला प्रश्न आपके बीच है कि हाल ही में चर्चा में रहे ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों को भारत द्वारा किस देश से आयात किया गया है। अब ये जो बंदर की प्रजाति है ये विशेष है। अब इसको हम थोड़ी इसको लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल जो राइट आंसर है वह है दक्षिण अफ्रीका। अच्छा दोस्तों, प्रोजेक्ट चीता के तहत 2022 में नामीबिया से चीते मंगाए गए थे और उसके अगले साल दक्षिण अफ्रीका से मंगाया गया था। तो इसी क्रम में यहां पर आप ये भी ध्यान रखिएगा कि यहां पर भी दक्षिण अफ्रीका से ही ये बंदरों की प्रजाति को आयात किया गया है। देखिएगा, हाल ही के दिनों में ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदर भारत में आयात को लेकर चर्चा का विषय है और आयात जो किया गया है ये कर्नाटक अवस्थित बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान जो कि दक्षिण अफ्रीका से यहां पर किया गया है, यहीं पर रखा गया है, जो पशु आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत किया गया है। मतलब भारत से कुछ पशुओं को भेजा गया, बदले में यहां पर इन बंदरों की प्रजाति को मंगाया गया, जिसकी संख्या 8 है और इन 8 बंदरों में से 4 नर है और 4 मादा है, जो केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु पर उतरा था। तो ये जी यहां पर ध्यान आपको रखना है। अब दोस्तों, बंदर की इस प्रजाति की बात करें तो कैपुचिन बंदर अपनी उच्च बुद्धिमत्ता, सामाजिक व्यवहार और शोध उपयोगिता के लिए जाने जाते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम की बात करें तो सापाजस एपेला है और यह प्रजाति सामान्यतः वैज्ञानिक अनुसंधान, संरक्षण, अध्ययन और जैव विविधता से जुड़े कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है। तो फिलहाल यहां पर इस बात को आप समझ चुके हैं कि ये जो बंदर की प्रजाति है विशेष रूप से शोध आदि जो होता है इसी पर होता है। तो दक्षिण अफ्रीका से भी आयात किया गया, इसकी संख्या 8 है, 4 नर है और 4 मादा है। और किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा, तो केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे। इसको लेकर एक जानकारी यहां पर हमने लिखा है कि भारत के व्यस्ततम हवाई अड्डों में से ये एक है जो कर्नाटक के बेंगलुरु में है। अब यहां पर चले आइए अगले प्रश्न पे। जेफ बेजोस की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन, इसका नाम आपने जरूर सुना होगा। तो ब्लू ओरिजिन के न्यू शेफर्ड रॉकेट से उड़ान भरकर कार्बन लाइन को पार करने वाली पहली व्हीलचेयर अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है। अच्छा, कार्बन लाइन क्या होता है ये हम आगे आपको बतलाएंगे, थोड़ी हिंट यहां पर दी गई है, लेकिन फिलहाल इसे इग्नोर कीजिए। अभी यहां पर यह कहा गया कि कार्बन लाइन को पार करने वाली पहली व्हील चेयर अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है। तो राइट आंसर है माइकेला बेंटहाउस। विकल्प नंबर कौन सा, तो विकल्प नंबर बी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। दोस्तों, इन्हें आप यहां पर तस्वीर में देख रहे हैं। ब्लू ओरिजिन जो है वो जेफ बेजोस की एक अंतरिक्ष कंपनी है और अभी हाल ही में अंतरिक्ष उड़ान के क्षेत्र में इस कंपनी ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। अब ऐतिहासिक उपलब्धि तो आप लोग जान ही चुके हैं, ये ध्यान रखिए, जर्मन की या फिर जर्मन एरोस्पेस इंजीनियर माइकेला बेंटहाउस कंपनी के न्यू शेफर्ड रॉकेट से उड़ान भरी है और कार्बन लाइन को पार करने वाले दुनिया की पहली व्हील चेयर अंतरिक्ष यात्री बनी है। और यह ऐतिहासिक उड़ान 20 दिसंबर 2025 को अमेरिकी राज्य जो है
टेक्सास, ये पश्चिमी टेक्सास से, वेस्ट टेक्सास से ये मतलब वहां पर लॉन्च साइट से लॉन्च हुई। और ये किस मिशन का हिस्सा है? तो NS-37 मिशन का हिस्सा है, जिसमें कुल 6 यात्री सवार हैं जो अंतरिक्ष की यात्रा पर गए हैं। अब दोस्तों कार्बन लाइन की हम यहाँ पर बात करते हैं। अब चूंकि इस वजह से ये खबरों में है, तो कार्बन लाइन आपको जानना चाहिए ये वास्तव में क्या है। अभी ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर आपको बता दूं कि यह एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अंतरिक्ष की आधिकारिक सीमा माना जाता है, जो पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच की एक विभाजन रेखा है। और आपको यह ध्यान रखना है कि पृथ्वी के वायुमंडल और बाह्य अंतरिक्ष के बीच की वह काल्पनिक रेखा है जो समुद्र तल से लगभग 100 किलोमीटर ऊपर माना जाता है। समुद्र तल से 100 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल के मतलब तहत आपको देखने को मिलेगा कि वायुमंडल और बाह्य अंतरिक्ष के बीच का जो क्षेत्र है वो विशेष रूप से मतलब ऐसे में परिभाषित किया जाता है कार्बन लाइन के रूप में। अब दोस्तों यहाँ पर जो कि वायुमंडल की बात हो रही है, वैज्ञानिकों ने वायुमंडल को कितने परतों में बांटा है, ये प्रश्न आपके 69वीं बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया था। और यहाँ पर आप उसे देख रहे हैं, आप इसको देखिए। तो यहाँ पर हम शुरू से शुरू करते हैं। तो इसमें क्षोभ मंडल यानी कि टोपोस्फेयर, और फिर उसके बाद समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और फिर बाह्य मंडल। तो ये हालांकि क्रम उल्टा है, ऐसे होना चाहिए, मतलब बाह्य मंडल बाहर। तो ये चीजों को ध्यान रखिए। यहां से मैं आपको पुनः दोहरा दूं, ऑलरेडी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। अगर आप एग्जाम दिए हैं तो आपको मालूम होगा कि प्रश्न पूछा गया था और कैसे पूछा गया था। क्रम इसका पूछा गया था, क्रम। जिस प्रकार से सौर मंडल के बारे में आप लोग ये ध्यान रखते हैं, मान लीजिए आपसे प्रश्न पूछा गया कि जो 8 ग्रह हैं उसका क्रम क्या है सूर्य से, तो आप फंस जाएंगे अगर आपको याद नहीं होगा। तो सूर्य के जो मतलब सौर मंडल का मुखिया सूर्य और उसके इर्द गिर्द जो ग्रह चक्कर लगाते हैं उसकी संख्या जो 8 है। अब दूरी के अनुसार जो क्रम है वो कैसे होगा? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। जब तक ये मुंह जवानी आपको याद नहीं होगा तो ऐसे में आपका समय भी जाएगा। हो सकता है कि प्रश्न को भी आप गलत कर दें। तो याद रखना जरूरी है, किसी ट्रिक को अपना लीजिए और इसको याद आप लोग रखिएगा। दोस्तों 72वीं बीपीएससी का जो कोर्स है प्रीलिम्स को लेकर वो लॉन्च हो चुका है। आप लोग लेना चाहे तो ले सकते हैं। इस ऑफर में कूपन कोड को अप्लाई कीजिएगा BM50। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था BM50। यहां पर आपको भारी डिस्काउंट 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिएगा, मनरेगा से संबंधित है। हालांकि थोड़ी चर्चा हमने कर भी दिया है, लेकिन एक पॉइंट इसमें मेरा छूट गया था, वो चीज मैं बताना मिस कर दिया। अब उसी चीज को अभी हम देखेंगे। देखिए, मनरेगा के स्थान पर लाए गए विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक पात्र परिवार को वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की वैधानिक गारंटी दी गई है? तो यहां पर ध्यान दीजिए, पहले 120 दिन हुआ करता था, अब 120 दिन नहीं बल्कि अब 125 दिन की रोजगार की गारंटी दिया जाएगा। तो विकल्प नंबर सी यहां पर आपका राइट आंसर होगा। मनरेगा योजना जो शुरुआत में आपको ध्यान रखना है, जब मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 2005 में शुरू हुई थी, 100 दिनों की गारंटी देती थी रोजगार की। उस समय नारेगा योजना इसका नाम था, लेकिन 2 अक्टूबर 2009 को इसमें महात्मा गांधी शब्द जोड़ा गया, जिसके बाद ये मनरेगा हो गया नारेगा से। लेकिन दोस्तों पुनः से इसमें संशोधन किया गया है भाजपा सरकार के द्वारा, और ऐसे में ध्यान रखना नया नाम है विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण, यानी कि यहां पर भी यानी कि विकसित भारत जी राम जी बिल 2025 शॉर्ट में, इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। तो ऐसे में यहां पर बदला हुआ नाम और जो रोजगार की गारंटी है वो, और इसको लेकर शुरुआत आदि को लेकर ये तमाम बातें विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। कई बार ये छोटे पॉइंट समझ के बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, इग्नोर आपको नहीं करना है। मनरेगा से संबंधित ये सभी वैसे प्रश्न हैं जो भी हाल ही के दिनों में एग्जाम में पूछे गए हैं। आप लोग चाहें तो इसे पढ़िएगा, मैं इसे स्किप करते हुए चलता हूं अगले प्रश्न पे। देखिए, अगला प्रश्न है कि हाल ही में आव्या इंद्र 2025 नामक संयुक्त हवाई अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो विकल्पों को देखिए, इसमें राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि भारत और रशिया के बीच अभी हाल ही में यह आयोजित हुआ है।
ये द्विपक्षीय संयुक्त हवाई अभ्यास है जिसमें भारतीय वायुसेना और रूसी एरोस्पेस फोर्सेज ने हिस्सा लिया है। 15 से 22 दिसंबर तक आयोजित हुआ और दोनों देशों के मध्य, यहाँ पर दोनों देशों के बीच हवाई सहयोग और साथ साथ सर्वोत्तम प्रथाएं जो वायुसेना एक प्रकार से अपनाती है, जो भी स्ट्रेटजी होती है उसको आदान प्रदान करने को लेकर यह अभ्यास यहाँ पर हुआ है। तो ये विशेष रूप से भारत और रशिया के बीच अभी हाल ही में आयोजित हुआ। लेकिन दोस्तों इसके अतिरिक्त बायलैटरल एक्सरसाइज में ये तमाम एक्सरसाइज हैं, ये तमाम युद्धाभ्यास हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा, जहां से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं और हमेशा से पूछे गए हैं। ये तमाम बिंदुओं को ध्यान रखिएगा, इसी में सारा निहित है और यहीं से एग्जाम में बारी बारी से प्रश्न बना है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2025 में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर निम्नलिखित में से किस टेनिस खिलाड़ी को 2025 WTA यानी कि विमेन्स टेनिस एसोसिएशन के तहत प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड से सम्मानित किया गया? दोस्तों इस टेनिस खिलाड़ी को आप तस्वीर में देख रहे हैं, मे भी आप इन्हें पहचान रहे होंगे, बेलारूस की है और इनका नाम क्या है? तो आर्यना सबलेंका। विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से इन्हें सम्मानित किया गया है वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन के द्वारा। तो विकल्प नंबर ए यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहां पर अगला प्रश्न है, लोसर महोत्सव का जो आयोजन है ये निम्न में से किस स्थान पर किया जाता है? दोस्तों इस प्रश्न में कुछ जानकारी अधूरी है। लोसर महोत्सव की बात अगर हम करें तो सिक्किम में भी ये आयोजित होता है, अरुणाचल प्रदेश में भी, हिमाचल प्रदेश में भी और लद्दाख में भी होता है। तो ऐसे में यहाँ पर तो सभी आंसर इसका करेक्ट है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो प्रश्न सेट हुआ थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, इस बात को ध्यान रखिए। लेकिन एक विशेष बात हम आपके बीच करना ये जरूर चाहेंगे कि लोसर महोत्सव जो है मुख्य रूप से वो लद्दाख में आयोजित होता है। मुख्य भूमिका अगर इसमें है तो वो विशेष रूप से लद्दाख में ही आयोजित होता है। लेकिन यहां पर प्रश्न के आधार पर क्या पूछा गया है, किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? इन चारों स्थानों पर। तो यहां पर आप एक ऑप्शन विकल्प नंबर ई ऐड कर लीजिए, इसमें डाल दीजिए ऑल, यानी कि सभी स्थान पर, यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब यहां पर लोसर महोत्सव को लेकर जानकारी है कि तिब्बती कैलेंडर के अनुसार यह नया साल का प्रतीक है और ऐसे में ध्यान रखिए लद्दाख क्षेत्र में मुख्य रूप से यह महोत्सव आयोजित होता है जो यहां की स्थानीय संस्कृति, परंपराओं और धर्म से जुड़ा हुआ है। महोत्सव में बौद्ध मठों में धार्मिक अनुष्ठान, सांस्कृतिक नृत्य और संगीत आदि का आयोजन होता है। उद्देश्य क्या है? नए साल के अवसर पर या फिर नए वर्ष में शुभकामनाओं का आदान प्रदान और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करना। विशेष रूप से नया साल का ही एक प्रतीक है। हालांकि लद्दाख में आपको ध्यान रखना है कई और भी उत्सव मनाए जाते हैं, जैसे कि हेमिस महोत्सव, लोसर तो आप लोग जान चुके, साका दावा, सिंधु दर्शन और लद्दाख महोत्सव आदि ये विशेष रूप से यहां पर माना जाता है। और जो हेमिस महोत्सव है ये वाला इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर जो बात हम लोसर महोत्सव की कर रहे हैं, लोसर महोत्सव की कुछ तस्वीरों को यहां पर आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, एक ये रहा और एक ये वाली है। तो लोसर महोत्सव के बारे में ये जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा, कहां कहां पर यह महोत्सव आयोजित होता है। तो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और उसके बाद हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और नेपाल में भी कई जगहों पर यह आयोजित होता है। तो ये तिब्बती कैलेंडर के अनुसार नया साल का एक प्रतीक है। अब यहां पर अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष और गहरे समुद्र यानी कि डीप सी में मानव मिशन को लॉन्च करने के लिए भारत ने किस वर्ष का लक्ष्य निर्धारित किया है? राइट आंसर है 2027 का लक्ष्य भारत सरकार ने निर्धारित किया है। देखिए यहां पर वही पॉइंट लिखा गया कि मानव मिशन लॉन्च करने का जो लक्ष्य है बेसिकली अंतरिक्ष और गहरे समुद्र में, वो 2027 का लक्ष्य है। अंतरिक्ष मिशन के अंतर्गत गगनयान कार्यक्रम के माध्यम से भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजने की योजना है। ये भी 2027 में संचालित होगा। लेकिन वही दूसरी ओर डीप सी मिशन की बात करें तो यहां पर हमने लिखा भी है कि डीप ओशन मिशन के तहत भारत गहरे समुद्र में मानव को भेजने या फिर भेजकर समुद्री संसाधनों और जैव विविधता का अध्ययन करना चाहता है। और ये समुद्रयान मिशन जो है ये 6000 मीटर की गहराई तक मानव पनडुब्बी, अच्छा इसके लिए मत्स्य 6000 नामक एक पनडुब्बी तैयार किया जा रहा है या फिर किया गया है, इसी के माध्यम से ये संचालित होगा। 2026 के अंत तक 500 मीटर तक परीक्षण होगा, फिर बाद में 2027 में ये पूर्ण होगा, जो कि 6000 मीटर की गहराई में जाकर शोध कार्य आदि करेगा। तो ये चीजों को आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा और लक्ष्य निर्धारित है 2027 भारत सरकार का।
अब आइए अगला एक और प्रश्न है कि इको टूरिज्म स्थानों पर प्लास्टिक प्रदूषणों को नियंत्रण करने के लिए भारत के किस राज्य में ग्रीन डिपॉजिट योजना शुरू की गई है। तो अभी हाल ही में प्लास्टिक पॉल्यूशन को मतलब जो इससे होता है इसको नियंत्रण करने को लेकर मेघालय सरकार ने ये ग्रीन डिपॉजिट योजना शुरू की है। आपसे सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि ग्रीन डिपॉजिट योजना जो है वो वास्तव में क्या है। तो प्लास्टिक कचरों पर नियंत्रण को लेकर शुरू किया गया एक योजना है मेघालय सरकार द्वारा। अब दोस्तों ये रहा आज के इस क्लास का प्रश्न जो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखना है। ये देख लीजिए जो गूगल ईयर इन सर्च रिपोर्ट 2025 है, इसके आधार पर भारत का सबसे ज्यादा जो भारत में सर्च हुए हैं गूगल पे शब्द वो कौन सा है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और जो जानकारी हम आपको दे रहे थे कि तमाम कोर्स पर और टेस्ट सीरीज पर इस कूपन कोड के साथ आप फ्लैट 50% का डिस्काउंट ले सकते हैं। आज और कल ये ऑफर है, चाहे आप विजेता बैच लेना चाहते हैं जिसके माध्यम से बिहार के सारे एग्जाम की प्रिपरेशन यहां से आपकी हो जाएगी, करंट अफेयर्स का एक संपूर्ण तैयारी यहां से आप कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त 72वीं बीपीएससी या फिर बीपीएससी एडीओ किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं, आप ये ध्यान रखिएगा ये प्रॉपर टेस्ट सीरीज जो है तीनों पेपर का सब्जेक्ट वाइज टेस्ट और इसमें आपको करंट अफेयर्स का 2 साल का संग्रह भी मिल रहा है। अब ये तमाम चीजें प्रिंटेबल है, प्रिंट भी कर सकते हैं। दोस्तों हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।